हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास को, जो कि हमारी M2R5 मॉड्यूल की क्लास है। और हम लोग इसमें चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि है वेब डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा एनालिटिक के लिए सहायक है। ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। तो क्या वो क्लाउड कंप्यूटिंग सहायक है, या सोशल नेटवर्क सहायक है, सी ई कॉमर्स, डी ऑल द अबव। निम्नलिखित में से आपका जो आंसर है वो डी एकदम करेक्ट है, क्योंकि किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, और उस डेटा को फैलाने के लिए सोशल नेटवर्क की ज़रूरत होती है, और उससे ई कॉमर्स के साधन भी बनाए जाते हैं। ठीक है। उससे ई कॉमर्स के साधन भी बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। इस क्लास में कह रहा है कि ब्लॉक चेन्स स्टोर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ। ब्लॉक चेन किस रूप में डेटा को स्टोर करता है। अब देखिए, डेटा को स्टोर करने के लिए भी कई सारी तकनीक हैं, उन्हीं में से ब्लॉकचेन एक तकनीक है जिसमें डेटा स्टोर रहता है। तो पहला इसमें है ए आपका लाइन, बी सर्कल, सी रोम्बस, डी ब्लॉक। तो आपका जो डेटा वो है स्टोर रहता है ब्लॉकचेन में, वो ब्लॉक के रूप में। साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे ब्लॉकचेन मतलब कि ब्लॉक में। ठीक है। एक फिर आ जाएगा सीक्वेंस चेन, तो हो जाएगा क्रमशः चेन, क्रम चेन, सर्कल चेन। ये सभी चीजें अलग अलग होती है। तो आपका अगर ब्लॉक चेन कह रहा है तो आपका डेटा ब्लॉक में स्टोर होगा, ना कि लाइन में, सर्कल में, और ना रोम्बस में। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है थर्ड नंबर। कह रहा है, इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में। ए जॉन मैकार्थी, बी विलियम वेस, सी रेसमस लैरफोर्डोर्फ, डी डॉग कटिंग। डॉग कटिंग निम्नलिखित में से किसको, जो निम्नलिखित हैं इनमें से किसको एआई का जनक माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये हम लोग M2R5 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन वेब डिजाइनिंग का है, तो ये कहाँ से आ गया। तो आपको बता दूं कि इंटरनेट का काफी सारा पार्ट आपके चैप्टर में आ जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उस सभी को का MCQ बना के आपके लिए ले आया हूं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो है ए नंबर। जॉन मैकार्थी जो हैं, इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया या डेवलप किया। ठीक है। बाकी आपके आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, क्राइम्स दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स नोन एज क्राइम। ऐसे क्राइम जो कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स पर होते हैं, जिनमें ऐसे क्राइम जिनमें कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो क्या उन्हें हैकर, साइबर, मालवेयर, या इनमें से कोई नहीं, किन में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दूं, सभी लोगों को पता होगा इस बारे में, इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर जो आपका है वो है बी, साइबर। ठीक। साइबर क्राइम आप लोगों ने सुना होगा। तो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल्स हैं, उनसे अगर कोई क्राइम होता है तो उसे हम लोग साइबर क्राइम के अंडर रखते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिग डेटा टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजीज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? तो देखिए, अपाचे हेडूप। अपाचे हेडूप एक बिग डेटा को रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा गया है। ठीक है। अब अपाचे स्पार्क भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को या डेटाबेस को मैनेज करता है। फिर आपका सी नंबर, अपाचे काफका, ये भी आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में आता है। फिर आपका है डी, अपाचे प्योर्च। इसका एक्चुअली नाम ऐसे है, ठीक है, तो उसे हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अपाचे प्योर्च। अब अपाचे प्योर्च है, ये बिग डेटा टेक्नोलॉजीज नहीं है। ठीक, ये एक शॉर्ट डेटा टेक्नोलॉजी है, इसलिए आपका आंसर डी एकदम सही हो जाएगा। आपका आंसर डी एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजीज नहीं है? ए अपाचे, बी अपाचे, सॉरी ये तो क्वेश्चन हो गया है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग कृत्रिम के लिए किया जाता है। गलत है। आप ऐसे समझिए कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज को बनाने के लिए किन कंप्यूटर भाषाओं का यूज करा जाता है? तो क्या वो ए सी लैंग्वेज, बी सी प्लस प्लस, सी प्रोलॉग, डी जावा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का यूज करा जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रोलॉग एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग एआई की कोडिंग करते हैं। ठीक है। सी, सी प्लस प्लस और जावा ये सभी सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। सी, सी प्लस प्लस और जावा ये सभी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। अब जिन लोगों को सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि मैंने अपने लास्ट सेशन में इसके बारे में बताया था। ठीक, इसके बारे में बताया था कि सर्वर क्या होता है, ये डेटा कहाँ से लाता है, या डेटा कहाँ पे रखा होता है। ठीक, तो आज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग अपने डेटा को जहाँ पर स्टोर कर रहे होते हैं, हम लोग अपने डेटा को जहां पर स्टोर कर रहे होते हैं और फिर उसे इंटरनेट के माध्यम से अपने सिस्टम में एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग डेटाबेस या सर्वर बोल देते हैं। उसे ही हम लोग डेटाबेस या सर्वर बोल देते हैं। अब देखिए, आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप लोग कभी कभी एसबीआई बैंक में जाते होंगे तो वो लोग कह देते होंगे सर्वर डाउन है, अभी आपका डेटा या आपके पैसे नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होता है उस सर्वर डाउन में? उस सर्वर डाउन में ये होता है कि एसबीआई का जहां पर भी डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस का मतलब जहां पर भी हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, किसी भी बैंक धारक की इस इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि उसका अकाउंट नंबर ये है, ठीक है, तो वो रिट्रीव होके उस सर आपके सिस्टम पे या उस बैंक के जो कर्मचारी होंगे उनके सिस्टम पे नहीं चल रहा होता है। वो डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव नहीं कर पा रहा होता, बस इसीलिए बोल देते हैं आपसे कि सर्वर लो चल रहा है। ठीक, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है एन अटेम्प्ट टू हैम डैमेज, एन अटेम्प्ट टू हैम डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क इज। एक सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। अब वो कैसा प्रयास होता है? क्या वो साइबर क्राइम होता है, साइबर अटैक होता है, डिजिटल क्राइम होता है, या सिस्टम हाईजैकिंग होता है?
जिस किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में आंसर कुछ भी पता है तो वो तुरंत कमेंट में करे। कुछ भी पता का मतलब इन चारों ऑप्शन में से अगर उसे कोई सही लग रहा है तो वो तुरंत इसका आंसर दे। जल्दी से आप सब लोग इसका आंसर दीजिए। जिस किसी को वो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको बताया दे रहा हूँ कि साइबर क्राइम होता है किसी प्रकार का डिजिटल क्राइम। कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़ा हुआ क्राइम साइबर क्राइम होता है। पर अगर सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना है तो उसे हम लोग बोलते हैं साइबर अटैक। क्या बोलते हैं? साइबर अटैक। सी, डिजिटल क्राइम गलत है, सिस्टम हाईजैकिंग वो तो एकदम अलग हो जाता है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड है क्या है भाई? तो क्या स्मार्ट कार्ड प्रोसेसिंग यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग है? किसी सॉफ्टवेयर हैंडल के लिए प्रोसेस यूनिट है? प्रोसेसिंग मेमोरी कंटेन मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा। प्रोसेसिंग मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। या माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होते हैं या स्पेशल पर्पस कार्ड होते हैं। तो देखिए, प्रोसेसिंग यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, ये तो आपका एकदम अलग हो गया। ये तो हो गया आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए ये स्मार्ट कार्ड होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा आपका है ऑप्शन बी, कह रहा है प्रोसेसिंग मेमोरी कंटेन्स मेमोरी ऑफ स्टोरिंग डेटा। जो प्रोसेसिंग मेमोरी है वो आपके कंप्यूटर में सेव करे गए डेटा को कंटेन करती है। नहीं, ये भी गलत। फिर डी कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। ये माइक्रो प्रोसेस स्मार्ट कार्ड जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। तो जी हाँ, आप लोग ने जितने भी कार्ड अभी तक देखे उनमें चिप लगी होती थी, वो एक माइक्रो प्रोसेसर पर्पस पर वर्क कर रहे होते थे। 8th नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। डी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ। ब्लॉकचेन एक प्रकार का है क्या? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक डेटाबेस है, स्पेसिफिक टेबल है या स्पेसिफिक व्यू है? अब अभी देखिए, ब्लॉकचेन के बारे में ऊपर क्वेश्चन में आ चुका है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा करी। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा करी है। ठीक है। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ब्लॉकचेन में? इसके बारे में अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन है तो प्लीज वो लोग शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ब्लॉकचेन इज अ टाइप क्या है? क्या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि एक ऐसी चीज होते हैं जो देखे जा सके और फील करे जा सके। ठीक, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें थोड़ा और आगे देख लेते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जैसे हो सकते हैं आपके वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, फंक्शन या मेथड्स। जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं ये आपके एक वेरिएबल हो सकते हैं, एक डेटा का स्ट्रक्चर हो सकते हैं या किसी भी प्रकार के कोई फंक्शन हो सकते हैं या एक मेथड हो सकते हैं। अब ये मेथड फंक्शन क्या है इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट बी। बी क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक डेटाबेस, कि क्या ये एक स्पेसिफिक डेटाबेस है? ब्लॉकचेन क्या एक स्पेसिफिक डेटाबेस है? तो ठीक है, देख लेंगे कि ये क्या है। फिर आगे कह रहा है स्पेसिफिक टेबल, ये एक स्पेसिफिक टेबल है। स्पेसिफिक टेबल क्या होती हैं? स्पेसिफिक टेबल क्या होती हैं कि ये एक तरह के डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए एरेज, ठीक है, और फील्ड्स की ग्रुप बनाई जाती है। एरे और फील्ड की ग्रुप बनाई जाती है। ठीक,
तो उसे ही हम लोग स्पेसिफिक टेबल कह देते हैं या स्पेसिफिक व्यू। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक व्यू। स्पेसिफिक व्यू का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज का कोई मुआयना करना। पर इस तो ठीक है, इस 9th नंबर के क्वेश्चन में आपका बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। आपका जो बी नंबर का आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परियोजना मॉडल है। अब क्लाउड परियोजना क्या होता है? ठीक है, तो आप सभी लोगों के फोन में जियो क्लाउड, गूगल क्लाउड होगा ही होगा। अब उससे हम लोग क्या करते हैं कि अपने फोन के किसी भी प्रकार के डेटा को, फाइल्स को उस क्लाउड पर अपलोड कर देते हैं, तो वो इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है। वो इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है। इससे क्या होता है फायदा? इससे फायदा ये होता है कि जो हमारा सिस्टम है या हमारा डिवाइस है उसकी मेमोरी एकदम फ्री रहती है। उसकी मेमोरी एकदम फ्री रहती है। ठीक, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके डिवाइस पे। डिवाइस आपका खराब भी जल्दी नहीं होता है और आगे आने वाले समय में हमारे फोन में डिवाइस मेमोरी नाम की डिवाइस आएगी ही नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम लोगों के फोन में मेमोरीज का आना, किसी भी प्रकार की मेमोरीज का आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड हो जाएगी। जितना भी डेटा है ये किसी भी प्रकार की हार्ड मेमोरी में या रैम रोम में ना रह के ये सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा होगा। हर एक प्रकार का डेटा इंटरनेट पड़ा होगा। ठीक, अब इसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं, इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं तो ये देखना क्या है। अब देखिए, इंटरनेट पर अगर किसी का भी डेटा पड़ा हुआ है, इंटरनेट पर अगर किसी का भी डेटा पड़ा हुआ है तो आप खुद बताइए क्या वो सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। तो इंटरनेट पर अगर डेटा का पड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ठीक, वो डेटा 0% सिक्योरिटी लेवल में रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परियोजना मॉडल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परियोजना मॉडल है? क्या वो पब्लिक क्लब है या प्राइवेट क्लाउड है या हाइब्रिड क्लाउड है या सभी हैं? जी, तो चाहे कोई भी हो, पब्लिक क्लब हो, हाइब्रिड क्लाउड हो, प्राइवेट क्लाउड हो, ये सभी एक प्रकार के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। ये सभी एक प्रकार के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है मेन गोल्स ऑफ एआई इज। एआई का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? जो एआई है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग समझ जाइएगा इसको। ठीक, ये क्या है? क्या ये टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, किसी एक क्या सिस्टम्स को, एक एक्सपर्ट सिस्टम की श्रेणी को क्रिएट करने के लिए, एक्सपर्ट सिस्टम्स की श्रेणी को क्रिएट करने के लिए क्या हम लोग इसका यूज करते हैं? किसका? एआई का। या बी, नॉट टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। मशीनों में मानव बुद्धि को लागू नहीं करना, कि किसी भी प्रकार की मशीन में जो खुद से सोच सके इस प्रकार की मशीन को ना बनाना। क्या ये एआई का काम है?
नहीं, एआई तो खुद अब ऐसा हो रहा है कि वो एक धीरे धीरे दिमाग विकसित करे ले रहा है। वो खुद सोच सकेगा, खुद आप जो भी कुछ आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछेंगे, उस अपनी सोच कर हिसाब से आपको आंसर देगा। ठीक। या एआई क्या है? टू क्रिएट नॉन एक्सपर्ट सिस्टम, नॉन एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए इसका प्रयोग करा जाता है। या टू क्रिएट मशीन्स, मशीन बनाने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। बताइए आप सभी लोग, किसका यूज, किस निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य हो सकता है एआई का? निम्नलिखित में से किस क्या उद्देश्य हो सकता है एआई का? तो जी, इसमें सबसे जो मेन उद्देश्य है वो आपका है टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम। ये वाला एक्सपर्ट सिस्टम्स को क्रिएट करने के लिए एआई को बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के सिस्टम्स को क्रिएट करने के लिए एआई को बनाया जाता है। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है IoT इज एन एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सिस्टम विच डील्स विद नेटवर्किंग। IoT एक एडवांस ऑटोमेशन है और एनालिटिक्स सिस्टम है जो नेटवर्किंग से संबंधित है। क्या ये नेटवर्किंग से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से क्या संबंधित है नेटवर्किंग से? सेंसर्स, प्रोसेसर्स, इकोसिस्टम या डिसेंट्रलाइजेशन? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 12 नंबर के जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके हिसाब से ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये सेंसर्स होते क्या हैं। सेंसर्स वो होते हैं जो किसी भौतिक क्रियाओं को सेंस करें। अब जैसे क्या, अब कहीं पर भी किसी भी चीज की स्मेल आ रही है तो हमारी जो नाक है वो उसे सेंस करती है ना। ठीक है, या अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमारी स्किन उसको सेंस करती है ना। इस प्रकार के डिजिटल सेंसर्स बनाए गए हैं, इस प्रकार के डिजिटल सेंसर्स बनाए गए हैं कि जैसे ही गर्मी पड़े तो हमको बता दें कि इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर है। अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल थर्मामीटर आया है वो इसी टेक्नोलॉजी पे तो बेस्ड है। उसमें भी तो सेंसर लगा होता है जो आपकी बॉडी की हीट को मेजर करता है। वो आपकी बॉडी की हीट को तो मेजर करेगा ना, बॉडी की हीट को मेजर करेगा और फिर आपको उसका टेम्परेचर बताएगा। फिर आपको उस मतलब बॉडी का टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें और आगे देख लेते हैं। प्रोसेसर या इकोसिस्टम या डिसेंट्रलाइज्ड, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। ये सभी जो आंसर्स हैं ये गलत हैं। इसमें आपका ए नंबर एकदम सही है। अब सेंसर्स देखिए कई टाइप के होते हैं, कुछ जो फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, कुछ जो फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, कुछ जो डिजिटल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट में मैंने आपको बताया जैसे हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक, कोल्ड, इन सभी चीजों को मापने के लिए इन सेंसर्स का यूज करा जाता है। अब देखिए आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि आप लोग गमले में डेली शाम को पानी डालने जाते हैं। ठीक, पर अब टेक्नोलॉजीज का यूज करके आप इन सेंसर्स को अपने गमले में रख दीजिए। जैसे ही आपके गमला का जो गमले का पानी है, मिट्टी है, उसकी नमी खत्म होगी, ठीक, ये सेंस करने लगेगा कि अब हमें पानी की जरूरत है, इसमें पानी डाल दो। मिट्टी सूख गई है, इसमें पानी डाल दो। तो ये सभी काम जो है सेंसर्स के होते हैं। चलिए आप लोगों को एक और चीज बतानी है कि आप लोगों का जो मॉड्यूल 4 है, 4 और 0.5 और 5.1, ये आपका पूरा पूरा इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है।
ये आपका पूरा इन्हीं सेंसर्स की टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए बेस्ड है। अब जैसे जैसे आप लोग M4R5.1 का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे एक्चुएटर्स का यूज़ करा जाता है, कैसे सेंसर्स का यूज़ करा जाता है, कैसे सेंसर्स का यूज़ करा जाता है। कई सारे सेंसर्स को ऐड करके हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ सेंसर्स के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को दिखाना है अभी, तो चलिए दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो सेंसर है यहाँ पे, सेंसर्स इन IoT। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब देखिए IoT में जो सेंसर्स यूज करे जाते हैं वो कुछ यहाँ पे आ गए। अभी मैं आपको दिखा दूंगा आराम से। ये देखिए, ये एक थर्मिस्टर है, ये RTD है। ठीक है, इस तरीके कई सारे सेंसर्स यूज करे जाते हैं। ठीक, अभी देखिए सेंसर्स आपको और अच्छे से दिखाते हैं। एक सेंसर जो हीट को पढ़ता है, ये देखिए, ये आपका सेंसर आ गया। ये है आपका हो गया ये सेंसर, ये आपके पानी को, नमी को चेक करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये ठीक, तो आई होप आप लोगों ने सेंसर्स काफी देख लिए। अब मैं आप एक दो सेंसर्स और दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे आके एक दो सेंसर्स को और दिखा देता हूँ। चलिए हम लोग सेंसर देख लेते हैं। बहुत से सेंसर्स यहाँ पे दिखाए नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे सेंसर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे दिखाए नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए कई सारे सेंसर्स आ गए यहाँ पे। अब आए हैं अच्छे से सेंसर्स। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ सेंसर्स आ गए। ये आपके रिले आ गई हैं, ये आपके साउंड सेंसर्स आ गए हैं। ये DST11 जो दिखाया था, ये फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया आपका। ठीक है, ये बजर आ गया है आपका। ठीक, ये कुछ और भी, ये आपकी हीट को सेंस करने के लिए सेंसर्स आ गए हैं। अब यही सारे सेंसर्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने IoT में करते हैं। चलिए खैर इसको बाद में देखेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, भटक गए हैं टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, टू थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट थ्रू ह्यूमन, व्हाट इज दिस कॉल्ड। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हुए डिवाइसों को मनुष्य के माध्यम से नहीं बल्कि स्वचालित रूप से बंद करना होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अब देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जुड़े जो भी डिवाइस जुड़े हैं उनको मनुष्यों के माध्यम से नहीं, उनको मनुष्यों के माध्यम से नहीं, खुद ब खुद बंद करना होता है। मान लीजिए आपके घर में जो बल्ब लगे हैं, पंखे लगे हैं, इनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए एक कुछ डिवाइसों को लगा के। ठीक है, और इनको अब ये इनको इनमें ऐसी कोडिंग कर दी जाए, कोडिंग करके और ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए कि जैसे ही उस कमरे में कोई ना हो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाए, और कमरे में जैसे ही कोई जाए वो तुरंत लाइट ऑन हो जाए। तो इस प्रकार के कनेक्शन को या इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? बोट टू बोट कहा जाता है, बोट टू बोट कहा जाता है, या मशीन टू मशीन बोला जाता है, या इंटर क्लाउड और स्काई नेट। ठीक है, तो देखिए मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ MCQ पार्ट है, पर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहेंगे तो समझते रहेंगे।
तो 13 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है वो बी एकदम सही है, वो बी है, एकदम सही है। ठीक है, आंसर नंबर बी एकदम सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बोट टू बोट क्या होता है? बोट टू बोट मतलब एक सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो। पर यहाँ पे आंसर जो है आपका वो कह रहा है मशीन टू मशीन, एक मशीन दूसरी मशीन से ऑटोमेटिक बात करती रहे। मतलब कि एक उसमें डिवाइस, जैसे आपके बल्ब को उस कमरे में कोई ना हो, बल्ब ऑफ हो जाए तो बल्ब के साथ में कुछ और डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी, जैसे कि आपका आर्डिनो हो गया, सेंसर्स हो गया, रिले हो गया। अब वो मशीनें आपस में बात करेंगी, वहां पे फिर ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होगी, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की ह्यूमन इंटरफेयर वहां पे नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 14 नंबर। इसमें कह रहा है कि हु वुड अ हैकर यूज अ प्रॉक्सी सर्वर, एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा? अब देखिए सर्वर भी कई टाइप के होते हैं, प्रॉक्सी, प्राइवेट, ठीक है। पर एक हैकर जो है वो हमेशा प्रॉक्सी, हमेशा के ज्यादातर प्रॉक्सी सर्वर का ही यूज करता है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो ए कह रहा है टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द टारगेट, कि जो उस हैकर का टारगेट है उसके साथ में एक मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए वो प्रॉक्सी सर्वर का यूज करेगा। हाँ, और बता दूं प्रॉक्सी सर्वर जो होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक, फिर बी में कह रहा है टू ऑब्टेन अ रिमोट एक्सेस कनेक्शन, रिमोट एक्सेस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, रिमोट एक्सेस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, या सी टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क, कि नेटवर्क पर होने वाली हार्मफुल गतिविधि को रोकने के लिए। मैलिशियस एक्टिविटी मतलब सॉफ्टवेयर की हार्मफुल एक्टिविटी को रोकने के लिए हम लोग प्रॉक्सी, या हम लोग कैसा जो हैकर हैं वो प्रॉक्सी सर्वर का यूज करेंगे। या डी टू क्रिएट अ घोस्ट सर्वर ऑन द नेटवर्क, अब एक नेटवर्क पर घोस्ट सर्वर बनाने के लिए हम लोग प्रॉक्सी नेटवर्क का यूज करेंगे। तो देखिए घोस्ट क्या होता है कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में चुपके से आकर आपके डेटा को ट्रांसफर करता है, किसको? जिसने उस सॉफ्टवेयर को भेजा है। ठीक है, तो जिस किसी भी व्यक्ति ने उस सॉफ्टवेयर को भेजा होगा उसमें ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या बढ़ते हैं, इसका आंसर तो बताया ही नहीं। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो डी एकदम करेक्ट है। प्रॉक्सी हैकर क्या, जो प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या करता है कि आपके सिस्टम में आकर एक घोस्ट सर्वर को अप्लाई कर देता है, जिससे आपका डेटा ट्रांसफर हुआ करता है। जब वो हैकर चाहेगा तब आपके सिस्टम से सारा डेटा उस दूसरे व्यक्ति के पास या उस हैकर के पास में पहुंचता रहेगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि IoT ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, किसमें है? क्या ए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी में है, बी कंट्रोल में है, सी परफॉर्मेंस, या डी ऑल दी अबव में है? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिलअप में है, किसमें है? परफॉर्मेंस में है। ठीक है, ये प्रचलन में या परफॉर्मेंस में है कह लीजिए। ए आपका आंसर गलत हो जाएगा, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, कंट्रोल भी इतना अच्छा नहीं होता है इनमें, और डी तो आपका एकदम गलत रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट कार्ड इज, जो स्मार्ट कार्ड की एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं? पहला है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी,
ठीक, स्मार्ट कार्ड में बायोमेट्रिक सेंसर या फिंगरप्रिंट या अंगूठा का लग जाता है, जिसे थंब इम्प्रेशन भी बोलते हैं। ठीक, यह प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, स्मार्ट कार्ड के अंदर एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होती है। या थर्ड वाला कह रहा है फेयरली चिप एंड रीयूजेबल, ये एक काफी अच्छी और सस्ती चिप होती है जो बार बार में यूज आ सकती है। तीसरा, चौथा कह रहा है कम विद कैशबैक रिवॉर्ड्स, और इस स्मार्ट कार्ड के साथ में कई सारे कैशबैक रिवॉर्ड्स भी आते हैं। ठीक, अब ये चार ऑप्शन तो दे दिए गए। अब इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि इनमें से जो सही आंसर है वो कौन है। ए, क्या ये तीनों सही हैं? बी, पहला और दूसरा सही है? या सी, तीसरा और चौथा सही है? या डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी सही हैं? तो देखिए, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी भी देता है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी देता है, और फेयरली चिप है, इनको बार बार भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आपका ए वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अब स्मार्ट कार्ड आप लोग खुद समझिए, स्मार्ट कार्ड एटीएम भी आपका एक स्मार्ट कार्ड ही है। ठीक है, या कई और प्रकार के कार्ड्स आपके स्मार्ट कार्ड्स में आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज एरियाज इज क्लोजेस्ट टू एआई, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एआई के सबसे नजदीक है? तो क्या वो वायरिंग, ड्राइंग, फ्रेंच या मैथमेटिक्स, कौन सा एरिया सबसे नजदीक है? तो हाँ देखिए, वायरिंग तो एआई में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वायरलेस होते हैं। ड्राइंग का कोई काम होता नहीं है इसमें। फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं। मैथमेटिक्स, जी हाँ, तो आपकी ये जो मैथमेटिक्स है ये बिल्कुल बिल्कुल एआई के पास में है, क्योंकि यहाँ पे सारी कैलकुलेशन बेस्ड डेटा एआई के पास रहता है। एआई का जो एआई में डेटा रहता है वो कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, इसलिए इसमें मैथमेटिक्स वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मैथमेटिक्स वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप लोगों ने एआई का, आजकल एआई काफी ज्यादा चर्चित है। ठीक है, इसलिए मैंने काफी सारे एआई के क्वेश्चन ही बना दिए हैं जिससे लेके आपसे पूछ ही सकता है। अब एआई है क्या? एआई एक ऐसा कंप्यूटर है जो खुद सोच समझ सकता है। एक ऐसा कंप्यूटर है जो खुद सोच और समझ सकता है। ठीक, ये हर प्रकार के डेटा को आप जो भी इससे क्वेरी पूछेंगे, अगर इसके डेटाबेस में है तो उसे जरूर आंसर करेगा। ठीक, अब देखिए, कंप्यूटर्स को उनमें कोडिंग करके, उनमें प्रोग्रामिंग करके, ठीक है, उनमें ऐसे सॉफ्टवेयर को डाल के कि वो खुद उसके बारे में कुछ सोच सके, समझ सके। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कोडिंग करी जाती है मैथमेटिक्स का यूज करके, उसे एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसी की भी वॉइस को आप एआई के थ्रू निकाल सकते हैं। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो उसकी वॉइस में ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एक वेव लेंथ होती है, स्पीक लेंथ होती है, ठीक है, बेस होता है, इन सभी को एआई कैलकुलेट कर लेगा। इस सभी को एआई जो है कैलकुलेट कर लेगा। ठीक, और आपको आंसर एक मैथमेटिक फॉर्म में देगा। फिर सीपीयू उसको कन्वर्ट करके आपने जैसा क्वेरी की होगी उसका आंसर उस तरीके से दे देगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है द एक्सपर्ट सिस्टम यूजेस एन एन टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, अभिरुचि विशेषज्ञ प्रणाली में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करने के लिए एन का उपयोग किया जाता है। ये जो एन है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस जगह किया जाता है, ये क्वेरी है यहाँ पे।
ठीक है, ये क्वेरी है यहाँ पे। तो कह रहा ए इंटरफेरेंस इंजन के लिए, इंटरफेरेंस इंजन के लिए इसका यूज करते हैं। बी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए इसका यूज करते हैं। सी डेटा सोर्स के लिए इसका यूज करते हैं। या डी नॉलेज बेस, नॉलेज बेस के लिए इसका यूज करते हैं। तो आप बताइए, जिस किसी को इस चीज के बारे में पता है, क्या वो कमेंट कर सकता है? या आप लोगों को लगता है कि ये आंसर सही हो सकता है? तो आप उसका जवाब दीजिए। किसको किसको लगता है कि ये आंसर सही हो सकता है, या किसको किसको इसका आंसर पता है? चलिए जल्दी से करिए कमेंट। आप लोग कमेंट करते रहा करिए, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कितने बच्चों को समझ में आया, या मुझे कितना सुधार करना है अभी। ठीक है, देखिए, मैं पढ़ा काफी साल से रहा हूँ। मैं ओ लेवल काफी साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं लगभग, मेरे कई सारे बच्चे हैं जो ओ मेरे पढ़ाए हुए पूरे पूरे ओ लेवल के पेपर पास कर चुके हैं एक बार में ही। देखिए, इतनी मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, पर जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति, भले ही मान लिया वो अट्रैक्टिव ना पढ़ा रहा हो, हंसी मजाक करके ना पढ़ा रहा हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। मैंने इसी तरीके से पढ़ा के अपने कई सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ओ लेवल पास कराया है। उनके प्रैक्टिकल भी इजीली निकलवाए हैं, पेपर भी पास करवाया है, और प्रोजेक्ट भी सबमिट कराया है। और प्रोजेक्ट उनको किसी से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद बनाते थे। वो प्रोजेक्ट अपना खुद बनाते थे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के लास्ट में बोल दूंगा कि जिस किसी को भी अपना प्रोजेक्ट बनवाना है, वो एक नंबर दे दूंगा, उस पर कांटेक्ट कर ले। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को खत्म करने से पहले अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिरुचि विशेषज्ञ प्रणाली सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करने के लिए एन का प्रयोग करती है। क्या एन का प्रयोग करती है? तो आंसर नंबर ए आपका सही होगा। ये इंटरफेरेंस इंजन का प्रयोग करती है। इस एन का मतलब होता है इंटरफेरेंस इंजन। ठीक, ना ही बी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ना सी और ना ही डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 19 नंबर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि a type of VR environment in which subject are visually separated from the real environment। एक VR वातावरण जिसमें वास्तविक वातावरण से दृष्टिगत रूप से अलग है, मतलब देखने के रूप में अलग है, वो किस प्रकार है? क्या वो इमर्सिव है, या सेमी इमर्सिव है, या नॉन इमर्सिव है, या इनहेंस्ड है? तो चलिए मैं आप लोगों को पहले इमर्सिव का मतलब बताता हूँ कि ये जो इमर्सिव वर्ड है, इसको किस लिए यूज करा जाता है। ठीक, इमर्सिव के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इमर्सिव के बारे में जो आप का है वो ये है कि इमर्सिव एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी होती है जिसमें, जैसे आप लोगों ने, सभी लोगों ने वीआर देखे होंगे। वीआर क्या होते हैं? जो आंखों पे एक चश्मे टाइप का पहन के उसमें उस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ 3D में हो रहा होता है उसमें, सब कुछ 3D में हो रहा होता है। ठीक है, तो एक ये इमर्सिव है। या सेमी इमर्सिव की बात कर लेते हैं अगर। ठीक, तो सेमी इमर्सिव क्या होता है? ठीक है, ये सेमी इमर्सिव भी, ये एक वर्चुअल रियलिटी का टाइप है। ये भी एक वर्चुअल रियलिटी का टाइप है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है वास्तविक वातावरण। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो इमर्सिव सही हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक बार वीआर दिखा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है ना आ टाइप ऑफ वीआर एनवायरनमेंट। तो वीआर एनवायरनमेंट क्या होता है, मैं आपको पहले वीआर दिखाता हूँ क्या होता है।
किन लोगों ने इन चीजों को देखा है? कितने लोगों ने इन चीजों को देखा है, इन चीजों को देख रखा है? ये तो यही तो है वीआर। इन्हें वीआर हेडसेट बोल देते हैं। और जो इनके अंदर पिक्चर चल रही होती हैं उसे हम लोग वर्चुअल या इमर्सिव या सेमी इमर्सिव, ठीक है, रियलिटी बोल देते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका इमर्सिव एकदम सही हो जाएगा, सेमी इमर्सिव नहीं होगा और ना ही नॉन इमर्सिव, ना इनहेंस्ड। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है 20 नंबर। कह रहा है इंक्लूड इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल हैं, क्या शामिल हैं? सॉफ्टवेयर शामिल है, सेंसर एंड एक्चुएटर्स, वाईफाई टेक्निक या ऑल ऑफ द अबव, या उपयुक्त तो सभी शामिल हैं। तो जो आपके सॉफ्टवेयर हैं ये भी, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं ये भी आपके आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाते हैं। और जो सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स क्या होते हैं, ये भी आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल हो जाते हैं। फिर है आपका बी या डी, सी, वाईफाई टेक्निक। तो जी हाँ, वाईफाई भी आपके आईओटी में यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सम्मिलित है। फिर आ जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जी हाँ, आपका 20 नंबर के क्वेश्चन में जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज अ स्मार्ट फैक्ट्री। स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? तो यहाँ पे फैक्ट्रीज ये ए है, ठीक है, ये ए है, आप देख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन अलग हो रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है अ फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स। अगर आप किसी को ना रहा हो तो चलिए मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे आ जाते हैं और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है स्मार्ट फैक्ट्रीज क्या है? क्या स्मार्ट फैक्ट्रीज एक ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कारखानों और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करेंगे। स्मार्ट फैक्ट्रीज क्या ऐसी हैं जिसमें कोई ह्यूमन होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मशीनें काम करेंगी, इसका मतलब स्मार्ट फैक्ट्री होता है। या बी, रोबोट्स हु विल रिप्लेस पीपल। ऐसे रोबोट्स जो उन फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को रिप्लेस कर देंगे, क्या वो स्मार्ट फैक्ट्रीज में आएंगी? या सी, बोथ ए और बी, ये ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। या डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आने वाले समय में क्या होगा कि ऐसी फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक सिस्टम दैट विल ऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ विदाउट ह्यूमन कांटेक्ट। एक ऐसी फैक्ट्री जो बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के खुद ही को ऑपरेट करेंगे, उन्हें हम लोग स्मार्ट फैक्ट्री की कैटेगरी में रखेंगे या उन्हें हम लोग स्मार्ट फैक्ट्री बोलेंगे। अब इनडायरेक्टली बात आपकी आ जाती है यही कि ऐसे मशीनें जो रोबोट चलाएंगे, ठीक है, वो तो देखिए आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि जिन हम फैक्ट्रियों में लेबर्स को देख रहे हैं, जो बोरियां लेबर उठा रहे हैं, अब वो कुछ टाइम में मशीनें उठाने वाली हैं। या कहीं कहीं जगहों पर वो सिस्टम लागू हो चुका है। अब जापान जैसे कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पे वेटर्स का नाम और निशान नहीं है, ठीक है, वहां पे वेटर्स हैं ही नहीं। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ और सिर्फ मशीनों के फॉर्म में वेटर ही आ रहे हैं, ठीक। चलिए तो इसमें देख लेते हैं कि आंसर कौन सा सही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर ए है वो सही होगा, ठीक। आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेन क्या है? तो अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पेयर टू पेयर नेटवर्क, पेयर टू पेयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो पेयर टू पेयर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो पेयर टू पेयर क्रम में जुड़ा हुआ है। या एच अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। या एन एक्सचेंज, एक प्रकार का डाटा को आदान प्रदान करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। या सेंट्रलाइज लेजर, लेजर को सेंट्रलाइज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर ए है वो एकदम सही हो जाएगा। ये एक लेजर है जो पेयर टू पेयर नेटवर्क पर काम करता है। ये एक लेजर है जो पेयर टू पेयर नेटवर्क पर काम करता है। ठीक, आगे की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपके सी बी डी ये सभी आंसर गलत हो जाएंगे, ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आईओटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक आईओटी का एलिमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आईओटी का एलिमेंट नहीं है? तो चलिए इसके बारे में आप बताइए, मैंने आईओटी के बारे में थोड़ा सा बताया है, तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें से कौन सा एक आईओटी का आइलैंड वो आईओटी का एलिमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का एलिमेंट नहीं है? तो देखिए, क्या सिक्योरिटी आईओटी का एलिमेंट नहीं है, या प्रोसेस आईओटी का एलिमेंट नहीं है, या पीपल या थिंग्स, इन सभी में से क्या आईओटी का एलिमेंट नहीं है? तो 23rd वाले का जो क्वेश्चन है वो ए, सिक्योरिटी जो है वो आईओटी का एक एलिमेंट नहीं है। आईओटी में प्रोसेस होगा, पीपल होंगे और थिंग्स भी होंगी, सिक्योरिटी बाद में लगाई जाएगी। ठीक है, तो आईओटी का ये एलिमेंट नहीं होगा, आईओटी का एलिमेंट ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर आया हु क्रिएटेड बिटकॉइन। अब देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ओ लेवल में पूछ ही सकता है। कह रहा है बिटकॉइन किसने बनाया? तो सतोशी नाकामोटो जो एक जापानीज थे, या सैमसंग ने, या चाइना कंट्री ने, या जॉन मैकफ ने। बिटकॉइन को किसने बनाया? सतोशी नाकामोटो ने, सैमसंग ने, चाइना ने, या जॉन मैकॉफ ने। तो जो बिटकॉइन को बनाने के लिए जिम्मेदार है वो है सतोशी नाकामोटो। ठीक है, इसमें आपका आंसर नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट, एक सुरक्षा और गोपनीय थ्रेट है। क्या प्रोसेस, वायरस, प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए हानिकारक है? क्या वो प्रोसेस है, या वो वायरस है, या प्रोग्राम है? ठीक है, तो देखिए सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से ये वायरस ही हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ना तो प्रोसेस होगा, ना प्रोग्राम होगा, और ना ही नन ऑफ दीज। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में इस और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ज़्यादातर लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। आप लोग अगर इस प्रकार के एमसीक्यू क्लासेस चाहते हैं या ऐसे बेटर चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और हमारी क्लास को शेयर करिए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो हमारे ऐप पर जाकर अपनी समस्या का निवारण कर सकता है। वहाँ के हेल्प सेंटर पे जाके हमसे किसी भी प्रकार की चैट कर सकता है। ठीक, और अगर
किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे ऐप पर पड़ी हुई थ्योरी क्लासेस को देखिए, ठीक है। उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए उसका, और थ्योरी क्लासेस पढ़िए जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स दिवाया जाएगा, देंगे हम लोग, और आपका प्रैक्टिकल भी वहीं पे कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।